हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग है कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो प्लांट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। ह्यूमंस के अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है ना। तो प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं और किन किन मेथड से की जाती हैं, किस किस मैकेनिज्म से की जाती है, कौन से टिश्यूज़ के लिए वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर पे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेन 4 चीज़ें हैं, जैसे वाटर, मिनरल, फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 मेन चीज़ें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता है। जैसे कि वाटर है, वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, तो वो प्लांट की हर एक पार्ट में जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट होता है। फूड है जो लीफ में बन रहा होता है और वो बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, तो वहाँ से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना। मिनरल्स है जो कि वाटर के साथ ही सप्लाई हो जाते हैं पूरे पार्ट में प्लांट के। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं हर एक प्लांट में, है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस एक्सचेंज है, यानी ऑक्सीजन प्लांट रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट लेते हैं, प्लांट की लीफ होती हैं वो उनको लेती हैं और फिर पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाती हैं, इवन रूट में भी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं और लेने के बाद उसी से अपना फूड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से प्लांट में भी बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस that involve the movement of water and necessary nutrients to all part of the plant for its survival। यानी प्लांट को सर्वाइव करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्लियर? जैसे कि लीफ में फूड मटेरियल बनता है, वो प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है और जो रूट होती हैं वो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के हर एक पार्ट को पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का, उसी को हम कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? अब कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है? तो कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज़ को कंडक्ट करना, या इसे हम वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि प्लांट में वो सिस्टम जिसके थ्रू इन वाटर और फूड मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम या फिर वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो हर एक प्लांट में एक वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि बना होता है जाइलम और फ्लोएम से। ठीक है, अब ये कंडक्टिंग सिस्टम होता कैसा है ये देखते हैं। कोई प्लांट है, उसका आप स्टेम जब कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर आपको इस तरह के ओवल शेप के बंडल्स दिखाई देंगे। इसे हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। ये आपको अलग निकाल के दिखाया गया है, वैस्कुलर बंडल। ये जो वैस्कुलर बंडल होता है, इसी में एक तरह का टिश्यू होता है फ्लोएम, वो लगा होता है, और एक दूसरा टिश्यू होता है जाइलम। फ्लोएम और जाइलम टिश्यू इसमें अरेंज होते हैं। ठीक है, और किस तरह से अरेंज होते हैं? तो आप इसी स्टेम का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर कट करोगे, यानी ये पेन है तो इसको हम इस तरह से कट करें तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो आप जस्ट उस वैस्कुलर बंडल के नीचे देखोगे तो इस तरह का एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें से जो पीछे वाला पोर्शन है वो क्या है, फ्लोएम के टिश्यूज़ का है, और जो आगे वाला पाइप का पोर्शन है वो जाइलम के टिश्यूज़ का है। ठीक है, तो 2 तरह के स्पेसिफिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं इसमें, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या करते हैं? जाइलम स्पेशली कंडक्ट करता है वाटर, कहाँ से? रूट से प्लांट के हर एक पार्ट को, और फ्लोएम कंडक्ट करता है शुगर, यानी कि जो फूड फॉर्म कर रहा है उसको भी वो प्लांट के हर एक पार्ट को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों टिश्यू के अलग अलग फंक्शन हो गए। जाइलम क्या करता है? वाटर को कंडक्ट कर रहा है, और फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड को कंडक्ट कर रहा है।
अब एक और बात, आप स्टेम को कट करोगे तो भी आपको इस तरह का वैस्कुलर बंडल दिखाई देगा। आप रूट के किसी भी पार्ट को कट करोगे तो आपको इस तरह का वैस्कुलर बंडल दिखाई देगा। अंदर देखो रेड कलर का दिख रहा है, ये जाइलम है, और बाहर येलो कलर का दिख रहा है, ये फ्लोएम का पार्ट है। तो यही वैस्कुलर बंडल आपको रूट में भी मिल रहा है, यही वैस्कुलर बंडल आपको स्टेम में भी मिल रहा है, और आगे आप लीफ को कट करोगे तो लीफ में भी आपको यहाँ पर वैस्कुलर बंडल के फॉर्म में भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी जाइलम फ्लोएम अरेंज है। अब ये चीज़ें सारी हमको, ये जो अरेंजमेंट है ये क्या बताता है? ये बता रहा है कि ये जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ये स्टेम में भी जा रहा है इसी वैस्कुलर बंडल के थ्रू, और आगे वो लीफ में भी जा रहा है इसी वैस्कुलर बंडल के थ्रू। यानी कि जो जाइलम है वो क्या कर रहा है, वाटर को कंडक्ट करता है, और फ्लोएम है वो फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है। ओके, तो ये हो गई बात कंडक्टिंग सिस्टम की। यही दोनों टिश्यू मिलकर कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम को हम धीरे से एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। अब जाइलम जो है 4 डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, 4 टाइप की सेल कौन कौन सी होती है? एक होती है जाइलम ट्रैचिड्स, एक होती है जाइलम वेसल्स, और एक होती है जाइलम पैरेन्काइमा, और एक होती है जाइलम फाइबर्स। तो ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं जिनसे मिलकर जाइलम टिश्यू बनता है। ठीक है, अब जो ट्रैचिड सेल होती है, यहाँ पर आप देखिए ग्रीन कलर की पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये ट्रैचिड सेल का है। ठीक है, और वेसल्स कौन है? तो ये थोड़ा सा ब्रॉड वाला एरिया लेकर पाइप दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये क्या है? वेसल्स का है, ये जाइलम वेसल्स होती हैं। ठीक है, इसमें भी इस तरह से चैनल्स बने होते हैं जो वाटर को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें जाइलम पैरेन्काइमा की सेल भी इन्हीं से अटैच्ड होती है, इन्हीं पाइप से, और वो क्या करती है? फूड को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, और होता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर आपको इस तरह के पतले पतले पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जाइलम फाइबर के होते हैं। ये क्या करते हैं? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये किसी तरह का कंडक्शन का काम नहीं करते, सिर्फ ये सपोर्ट देते हैं। कंडक्शन का काम स्पेशली ट्रैचिड्स और वेसल्स करती हैं, जो आपको ये ब्लू कलर की दिख रही है और ग्रीन कलर की दिख रही है। ठीक है, तो इन 4 पार्ट्स को देखते हैं एक बार अलग अलग करके। तो सबसे पहले वेसल्स, जो जाइलम वेसल्स होती हैं कैसी होती है? तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, दोनों साइड पे ओपन एंड होता है। यहाँ पर देखो ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस साइड भी ओपन है और इस साइड भी ओपन होता है। ठीक है, और 2 सेल, एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, 2 सेल ट्यूब लाइक होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर पाइप लाइक अरेंज होती हैं। ठीक है, जैसे एक सेल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इसके ऊपर एक सेल और होगी। ठीक है, वो भी अरेंज होगी। तो इस तरह से नीचे से लेके पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये ऊपर तक पूरा फॉर्म करता चला जाता है। ठीक है, और क्या करता है? सेल का एक चैनल फॉर्म कर लेता है और प्लांट में वाटर को कंडक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जाइलम ट्रैचिड्स। जाइलम ट्रैचिड्स कुछ इस टाइप की सेल होती है पाइप लाइक, और इसकी जो एंड होता है वो थोड़ा सा टैपरिंग होता है। टैपरिंग का मतलब होता है एंड पे जो ही होता है ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ट्रैचिड सेल कैसी होती है? डेड सेल होती हैं। इवन वेसल्स भी जो होती है डेड सेल होती हैं। जाइलम फाइबर भी डेड सेल होती है। यानी हम कह सकते हैं जाइलम की तीनों सेल डेड सेल होती है, सिर्फ एक पैरेन्काइमा सेल लिविंग सेल होती है। ठीक है, तो जाइलम की जो ट्रैचिड सेल होती हैं ये भी वाटर को कंडक्ट करती हैं, और इनके जो वॉल होती है वो पोर होते हैं इसमें। ठीक है, आपको जो इसकी वॉल मिलेगी पोरस मिलती है, इसकी वॉल भी पोरस होगी, इसकी वॉल भी पोरस होगी। ठीक है, ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं और वाटर को कंडक्ट भी करते हैं। ठीक है, मेन वेसल्स और ट्रैचिड्स यही दोनों मेन वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तीसरी जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल होती है वो लिविंग सेल होती है और फूड को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, फूड को स्टोर करती है। पैरेन्काइमा सेल जाइलम में हो या फ्लोएम में हो, दोनों में फूड को ही स्टोर करती है। नेक्स्ट जाइलम फाइबर, ये जो सेल होती है ये भी डेड सेल की होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होती है, और ये क्या होती है? ये फाइब्रस होती है, यानी कि प्लांट को सपोर्ट देती है, फ्लेक्सिबल बनाती है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये इसका वर्क हो गया। तो इन 4 सेल से मिलकर बने होते हैं जाइलम के टिश्यूज़।
नेक्स्ट फ्लोएम। अब फ्लोएम टिश्यूज़ कैसे होते हैं, तो फ्लोएम टिश्यू भी जाइलम की तरह 4 टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। एक होती है सीव सेल, दूसरी होती है कंपेनियन सेल, तीसरी होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथी होती है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब इसमें आपको बता दें ये तीनों सेल, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों सेल लिविंग होती है और फ्लोएम फाइबर केवल इसमें डेड होता है। ठीक है, अब सीव ट्यूब कैसी होती है, ये जो सीव ट्यूब है, सीव इसका पहले तो नाम क्यों पड़ा ये जानेंगे। सीव मतलब होता है चलनी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, है ना। जैसे आप लोग देखते हो चाय छानने वाली जो छन्नी होती है, आटा छानने वाली छन्नी होती है, तो उसमें क्या होता है, इस तरह की कुछ प्लेट होती है और उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसी तरह के कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है इस सीव ट्यूब सेल में भी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो ब्लू कलर की सेल दिख रही है एक लंबी लंबी सी, ये है सीव ट्यूब। और इसको अब अगर आप सिंगल देखो तो इस तरह की होती है और हर एक सेल के ऊपर एंड पे एक इस तरह की सीव प्लेट लगी होती है। ठीक है, जिसमें पोर्स होते हैं और इधर का मटेरियल उधर को ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, इसी सीव प्लेट की वजह से इसका नाम सीव ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये सेल होती है सीव ट्यूब। दूसरी आती है कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल भी लिविंग होती है, ये आपको ग्रीन कलर की सेल दिख रही है, बिल्कुल सीव ट्यूब से अटैच्ड होती है ये। ठीक है, हर जगह आपको जहाँ जहाँ सीव सेल मिलेगी वहाँ वहाँ कंपेनियन सेल मिलेगी ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिस्टर सेल होती हैं। एक्चुअली जो सीव ट्यूब सेल होती है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो ये कंपेनियन सेल होती है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब जब तक किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं है तब तक उसके पास अपना कोई कमांड नहीं होता। ठीक है, तो वो अपने दिमाग से कोई काम नहीं करती। सीव सेल जो है सारा काम इसकी हेल्प से करती है, कंपेनियन सेल की हेल्प से। मेन कंडक्शन का काम तो सीव सेल करती है, लेकिन हेल्प किसके लेती है, कंपेनियन सेल की लेती है, अपनी सिस्टर सेल की लेती है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीव सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई 2 मेन कंडक्टिंग टिश्यू। अब इसी में साथ में होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल होती है ये अगेन आपको फूड स्टोरेज का काम करती है। यहाँ पर देखो, ये फूड को स्टोर करती है और जो फूड फाइबर्स होती हैं, सॉरी प्लांट फ्लोएम फाइबर सेल होती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ठीक है, अब जो कंपेनियन सेल है ये आप लोग देख चुके हो, अटैच्ड होती है हमेशा सीव ट्यूब के साइड पे और इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है सीव ट्यूब का। तो ये हो गया फ्लोएम और जाइलम का पूरा स्ट्रक्चर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के बीच डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को पता है, अभी हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देख चुके किस तरह का होता है। अगर ध्यान से पढ़े होगे आप तो उसी से आप डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो जाइलम होता है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। फ्लोएम क्या होता है, ये फूड को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ये बना होता है 4 टाइप की सेल से, एक तो ट्रैचीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर। जबकि फ्लोएम बना होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया दोनों में। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे कि जाइलम में मेन जो कंडक्शन का वर्क होता है वो वेसल्स और ट्रैचीड्स करते हैं। ठीक है, जबकि फ्लोएम में मेन कंडक्शन का जो वर्क होता है वो सीव ट्यूब करती है। ठीक है, जो कि लिविंग होती है। अब एक चीज़ और, जाइलम में वेसल्स और ट्रैचीड्स दोनों डेड सेल होते हैं, जबकि फ्लोएम में सीव ट्यूब अब कंपेनियन सेल दोनों ही लिविंग होती हैं। ओके, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जाइलम में जो भी कंडक्शन होता है वो सिर्फ अप यूनी डायरेक्शन होता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन केवल ये जाता है, नीचे से ऊपर ही वाटर जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यूनी डायरेक्शनल चलता है, जबकि फ्लोएम में ऐसा नहीं होता। फ्लोएम में जो कंडक्शन होता है, फूड का कंडक्शन, वो प्लांट के हर एक पार्ट में जाता है। रूट में भी जाएगा, लैटरल लीफ में भी जाएगा, नीचे वाली लीफ में भी जाएगा, ऊपर वाली लीफ में भी जाएगा, जो जो नए पार्ट बन रहे होंगे प्लांट के उस पार्ट में जाएगा। यानी कि फूड की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ पर फ्लोएम का फूड जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसका।
अब जाइलम, जाइलम में कभी भी किसी भी टाइप की कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है इसके कंडक्शन के लिए, जबकि फ्लोएम के कंडक्शन के लिए कभी कभी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये मेन जाइलम और फ्लोएम के दोनों के मेन डिफरेंस हो गया। अब इसको एक बार फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जाइलम कौन है, ये हो गया पूरा जाइलम, ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है जाइलम, और ये पूरा येलो कलर का पार्ट दिख रहा है फ्लोएम का। फ्लोएम में हमने बताया था सीव प्लेट लगी होती हैं। ठीक है, तो इससे पहचान सकते हो ये पूरी सीव ट्यूब है, इसमें सीव प्लेट लगी होती है, जबकि जाइलम में आपको परफोरेटेड मिलेगी, एक चैनल का फॉर्म मिलेगा और सीधे ऊपर एक ट्यूब के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो ये जाइलम वेसल्स होती हैं। अब जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के बीच में एक सेल पाई जाती है कैम्बियम, जो क्या करती है, फ्लोएम का भी फॉर्मेशन करती है और जाइलम का भी फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये दोनों सेल हो गई, ये आपको फ्लोएम में दिख रहा है सीव मिल रही है और यहाँ पर एक चैनल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जो जाइलम की वेसल्स है उसमें इस तरह के चैनल्स दिख रहे हैं, जबकि फ्लोएम की जो सेल है उसमें इस तरह से पोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ये बीच में देखो इस तरह से वैस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं और हर एक वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं और इस तरह से करके पूरा कंडक्टिंग सिस्टम फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में। तो देखो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ एक और बात जानने वाली है, जब भी प्लांट अपने फूड को फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के बाद अपना फूड जब बनाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, और जब वो फूड को स्टोर करते हैं, यानी उसी ग्लूकोज को जब वो स्टोर करके रखते हैं अपने लीफ में, तो वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, और यही फूड जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसको वो सुक्रोज के फॉर्म में पहुंचाते हैं। ठीक है, ये तीन बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, स्टोरेज का काम स्टार्च के फॉर्म में होता है और ट्रांसपोर्ट का काम सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ये तीनों ही ग्लूकोज, स्टार्च और सुक्रोज, ये तीनों ही शुगर के ही फॉर्म हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म होते हैं। ओके, अब देखो ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो फ्लोएम टिश्यू जिस फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लांट के हर एक पार्ट में। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। स्पेशली अगर हेडिंग पूछ ली जाए डेफिनेशन ट्रांसलोकेशन की क्या है, तो स्पेशली फूड के ट्रांसपोर्ट को ही हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जो कि फ्लोएम के थ्रू किया जाता है। ठीक है, जाइलम वाला ट्रांसपोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। चलो अब देखो किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे तो आपके चैप्टर पे ये चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि यहाँ ये है लीफ, यहाँ पर बन गया हमारा शुगर। ठीक है, अब ये सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। जब ज़्यादा शुगर हो गया यहाँ पर, यानी ज़्यादा सारा शुगर हो गया, तो सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और क्या कर लिया, वो बगल वाली सेल में आ गया। ठीक है, बगल वाली सेल में आया और उसके बाद फिर वो चला गया बगल वाली सेल से फ्लोएम सेल में, फ्लोएम टिश्यूज़ में। यहीं पर वैस्कुलर बंडल है, उसी की फ्लोएम सेल में वो जाकर पहुंच गया। ठीक है, अब फ्लोएम सेल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर शुगर कंटेंट हो गया। जब ज़्यादा शुगर कंटेंट हो गया तो हमने पढ़ा है कि वाटर, यानी कि जो वाटर है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ बगल वाली जाइलम सेल है, वो वाटर को यहाँ से लेके यहाँ तक भेज देगी। ठीक है, अब ये जो बन गया, ये पूरा सॉल्यूशन बन गया, एक शुगर का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हो गया वाटर का, तो यहाँ से वो यहाँ पर मूव करेगा, वो जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट सेल पे मूव करेगा, फ्लोएम की अदर सेल में, फिर अदर सेल में, फिर अदर सेल में, और फिर टारगेट सेल में जहाँ पे उसको जाना है। तो यहाँ से वो निकल कर इधर चली गई और यहाँ से ही वाटर वापस हो गया। ठीक है, और अपनी टारगेट सेल को वो फूड को दे देती है। तो इस तरह से होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है आपको ध्यान रखना होगा, सोर्स टू सिंक होता है। सोर्स यानी कि जहाँ पे फूड बन रहा है, और सिंक जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पर होता है ट्रांसपोर्ट। क्लियर। अब वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट, रूट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको रूट सिस्टम जानना होगा कि किस तरह की रूट होती है। ठीक है, तो रूट सिस्टम में
तीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक मेन रूट होती है, दूसरी लैटरल रूट होती है, तीसरी रूट हेयर होती है। ये तो हो गई मेन रूट। दूसरी ये जो साइड साइड में निकल रही हैं ब्रांचेस, इसको कहते हैं हम लैटरल रूट। लैटरल मतलब साइड में निकलना, ठीक है। अब इसी ब्रांचेस से आप देख रहे हो छोटे 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 यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं रूट हेयर, ठीक है। ये स्पेसिफिक रोल देते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। स्पेशली रोल इन्हीं का होता है सबसे पहले, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे रूट हेयर किस तरह से वर्क करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक फिगर रूट हेयर का। तो ये छोटा सा पार्ट हमने मैग्नीफाई करके देखा है, तो ये रूट हेयर इस तरह का आपको दिख रहा है। रूट हेयर जो है आगे की जो एपिडर्मिस सेल होती है वहीं से निकली हुई आउटग्रोथ होती है, ठीक है। कैसे? जैसे कि आप लोग देखे होंगे प्लांट सेल में, आप लोग पढ़े होंगे प्लांट सेल में जो साइड साइड की सेल होती हैं वो एपिडर्मिस की सेल होती हैं, जो प्रोटेक्टिव सेल होती हैं, यानी कि एपिडर्मिस की एक लेयर पूरी पाई जाती है इनकी सेल्स में, इनके टिश्यूज़ के चारों ओर, जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब यही जो ये जो एपिडर्मिस बनी हुई है, इसी एपिडर्मिस से बिना किसी ब्रेकर के ये आउटग्रोथ निकलती है, जिसे कहते हैं हम रूट हेयर। अब ये क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब इतनी सारे रूट हेयर का क्या काम है? खाली रूट भी तो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर, लेकिन इसलिए अगर इनको रखा जाता है, जब ये रूट हेयर बहुत सारे होते हैं तो ये इंक्रीज करते हैं, एक लार्ज सरफेस एरिया बनाते हैं। यानी किसी चीज़ का भी एब्जॉर्प्शन आपका 1 मीटर का धागा करेगा, मान लो 1 मीटर का सरफेस करेगा, उसी जगह आप 1 ही मीटर में इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर कई सारे दे दो, तो ये क्या करेगा? सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। इस ए पार्ट में भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इस पार्ट में भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। तो ये कब कर रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो कभी भी पूछा जाए रूट हेयर क्यों ज़रूरी होता है, तो क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो अब इस हर एक सेल में, प्लांट की जो सेल होती है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है, और उसके जस्ट अंदर वाली लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो जो रूट हेयर की सेल वॉल होती है वो हमेशा फ्रीली परमेएबल होती है। अब फ्रीली परमेएबल का मतलब होता है कि जितने भी पार्टिकल हैं बाहर, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सबको एंट्री दे देती है, ठीक है। सब जाओ, सब अंदर जाओ, ठीक है। फ्रीली परमेएबल होती है। लेकिन अंदर की जो मेम्ब्रेन है ये वाली बहुत चालाक है। ये क्या करती है? सेलेक्ट करती है लोगों को, यानी कि बाहर से जो मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही एंटर देती है, सेल के अंदर जाने देती है, बाकी सबको बाहर भगा देती है, ठीक है। ये क्या होती है? सेमी परमेएबल होती है। इससे केवल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही अंदर आते हैं, जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं सबको ये बाहर कर देती है। तो क्या होता है? इससे क्या हो रहा है? वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है, ठीक है। तो रूट हेयर क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करने में पूरी तरह से हेल्प करती है। अब रूट हेयर का जो सेल सेप होता है, यानी अंदर का जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है सॉल्यूट से। यानी उसमें सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है? शुगर कंटेंट, यानी उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और बाहर क्या होता है? वाटर ज़्यादा होता है। जब बाहर वाटर ज़्यादा है तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूवमेंट होता है वाटर का, तो बाहर से वाटर ईजिली ही अंदर चला जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि रूट हेयर हर तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ही बनी होती है। ओके, चलो अब हम समझ गए रूट हेयर क्या होती है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं ये हम लोग ठीक से जानेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स को ही अंदर लेती है। बाकी जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सबको बाहर कर देती है। इसीलिए इसे कहते हैं सेमी, मतलब हाफ परमिएबल, ठीक है। परमिएबिलिटी उसमें हाफ होती है, यानी अंदर जाने की एंट्री वो हाफ ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब क्या देख रहे हो आप यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी बिगर मॉलिक्यूल है वो बाहर रह जा रहे हैं, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बीच में लगी हुई है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो कुछ मॉलिक्यूल मूवमेंट होता है प्लांट में, यानी कि प्लांट में डिफरेंट तरह से मूवमेंट पाया जाता है मॉलिक्यूल्स का। वो किस तरह का मूवमेंट होता है?
उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये मैकेनिज्म होती है, जैसे कि डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी मूवमेंट होता है। ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, अब जैसे किचन में सब्जी बन रही है, सब्जी बनने में आपको महक जल्दी आ जाती है। यहाँ पर आप लोग रूम पे बैठे हो तो आपको महक आ गई कि किचन में कुछ बन रहा है। ठीक है, तो वो कैसे आ गया? क्योंकि किचन में जो बना रहा है उसको तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से जितने मॉलिक्यूल हैं, वहाँ किचन में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, वहाँ से तेज़ी से वो मूव करके जहाँ पे कम नंबर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहाँ पर मूव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे आप स्प्रे डालते हो तो स्प्रे से क्या होता है, जहाँ पर आप खड़े हो स्प्रे डाले हो वहाँ से तुरंत वो मूव करके मॉलिक्यूल्स जाकर दूसरे रूम में चले जाएंगे, है ना। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन हाई है, यानी उसकी तरह के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, वहाँ से वो मूव कर जाएंगे दूसरी जगह जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अब ये डिफ्यूज़न लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस क्या है? यहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही मॉलिक्यूल मूव करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्यूज़न से थोड़ा सा चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि डिफ्यूज़न तीनों तरह के मॉलिक्यूल में होता है, गैसियस हो या सॉलिड हो या लिक्विड हो, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही, वाटर के मॉलिक्यूल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो लेवल सेम था। ठीक है, वाटर का लेवल पहले तो सेम है दोनों जगह, और यहाँ पर बीच में लगा दी गई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक साइड पे साल्टी वाटर भर दिया गया, एक साइड पे फ्रेश वाटर। ठीक है, अब फ्रेश वाटर की तरफ ऑब्वियसली वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा, और इस साइड पे साल्ट मिला है चूँकि, क्योंकि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा साल्ट की वजह से, तो वाटर किधर मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, और मूव करेगा तो यहाँ का वाटर लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? वैसे तो देखो, रूट में जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो क्या करता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हर तरह के मॉलिक्यूल्स को वो एंट्री देता है, ऐसे देता है एंट्री कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंट्री देता है, यानी कि सेल के बाहर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल होंगे उनको वो एंट्री दे देगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स भी अंदर जा सकते हैं जो लो कंसंट्रेशन में हैं, तब भी वो एंट्री कर रहे हैं। कैसे एंट्री करेंगे? वो करेंगे एनर्जी का यूज़ और फिर एंट्री लेंगे, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर एनर्जी का यूज़ करती है, एटीपी का एनर्जी का यूज़ करती है, और फिर मॉलिक्यूल्स को एक्टिवली अंदर भेजती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हम समझ गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है। चलो, अब एसेंट ऑफ सेप। अब ये एसेंट ऑफ सेप क्या है? absorption of water and mineral by root move into stem and leaf is called ascent of sap। ठीक है, अब देखो रूट क्या करती है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो मॉलिक्यूल वाटर और मिनरल के हैं वो मूव करके जाते हैं लीफ तक, लीफ से वो वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वो कहाँ जा रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन पे वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट को क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सेप। क्लियर? यानी कि वाटर से वो स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंचते हैं, इस पूरी प्रोसेस को, अपवर्ड मूवमेंट को ही हम एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रूट प्रेशर किसे कहते हैं? तो रूट प्रेशर क्या है? रूट से लगने वाला प्रेशर। ठीक है, तो रूट से प्रेशर कैसे लगेगा? यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हुआ,
ठीक है, अंदर गया रूट हेयर से अंदर जाने के बाद वो अंदर वाली सेल तक पहुंचा, अंदर वाली सेल के पास वो गया, उसके बाद फिर और अंदर पहुंचे। अब यहाँ पर कैसे वो अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है कि एक मान लो बाहर का जो सेल है वो वाटर से फिल हो गया, पूरा एकदम डंप हो गया, तो बगल वाली सेल को थोड़ा सा क्या किया, वाटर ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो गया, जो बगल वाली सेल है लो कंसंट्रेशन की है, तो यहाँ से वाटर को ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या हुआ, ये भी सेल वाटर से फिल हो गई, तो इसने क्या किया, अपने बगल वाली सेल को ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसी तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, और ट्रांसफ़र हो के ये लोग कहाँ जा रही हैं, अंदर वैस्कुलर बंडल तक पहुँच रही हैं। अंडर वैस्कुलर बंडल तक पहुँचेंगी तो कहाँ जाएंगी, जाइलम सेल में जाएंगी, और जाइलम सेल जैसे ही मिलती है वहाँ पर रूट का एक प्रेशर लगता है, जिससे ये वाटर को थोड़ा सा ये अप पहुँचाती है, यानी कि थोड़ा सा सर्टेन हाइट तक लेके जाती है। और जितना बड़ा ट्री है इतनी ऊंचाई तक तो नहीं लेके जा सकती रूट, है ना, उसके लिए दूसरी मैकेनिज्म काम करती है। ठीक है, तो रूट जिस प्रेशर से एक सर्टेन हाइट तक वाटर को पहुंचाती है उसे कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, तो रूट प्रेशर इज वन ऑफ द फोर्स विच कंट्रीब्यूट टू द एसेंट ऑफ सेप थ्रू द स्टेम इनटू लीफ अप टू सर्टेन हाइट। तो ये होता है रूट प्रेशर। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है, लॉस ऑफ वाटर इन फ्रॉम ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के एरियल पार्ट से जो वाटर वेपर फॉर्म में लॉस होता है उसे ही हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यानी वाटर नीचे से गया, स्टेम तक पहुंचा, जो एक्सेस वाटर है वो वेपर फॉर्म में ऊपर उड़ गया, इसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन जो है ये ट्रांसपिरेशन पुल बनाती है। अब ये पुल कैसे बनता है, तो देखो अभी हमने बात की थी रूट प्रेशर की, हमने क्या कहा था, रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है और एक सर्टेन हाइट तक रूट प्रेशर के थ्रू ऊपर जाता है, उसके बाद लीफ तक इतनी हाइट तक ले जाने का स्टेमिना रूट के पास नहीं है। वो क्या करती है, यहाँ पर दूसरी मैकेनिज्म काम करती है। कौन सी मैकेनिज्म काम करती है, तो ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। यहाँ पर कैसे बनता है, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर ऊपर जा रहा है और जाने के बाद ये इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर वेपोरेट हो रहा है। आप लोग क्या करते हो, जब स्ट्रो से पानी पीते हो या जूस पीते हो तो क्या करते हो, स्ट्रो से ऊपर की तरफ शक करते हो, और शक करने के बाद ये क्या करते हो, नीचे से वाटर अपने आप ऊपर की तरफ चला आता है आपके मुंह की तरफ, है ना। तो यही बिल्कुल यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, सन यहाँ से एनर्जी देता है, हीट देता है, जिसकी वजह से जो लीफ की ऊपर वाली सेल है उसका वाटर वेपर फॉर्म में उड़ जाता है। जब उड़ गया तो यहाँ पर वाटर कम हो गया। अब इसने क्या किया, बगल वाली सेल से वाटर मांगा, बगल वाली सेल ने इसको वाटर दे दिया। अब ये खाली हो गई सेल, ठीक है, ये खाली हो गई तो ये दूसरे अपने बगल वाली सेल से मांगेगी। इसी तरह से एक कंटिन्यूटी नीचे तक एक चलती चली आती है, जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्यों ट्रांसपिरेशन कहेंगे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही ये पुल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जितना वाटर लास्ट वाली सेल के पास आता जा रहा है ये वेपर फॉर्म में उड़ाती जा रही है और नीचे वाले से मांगती जा रही है। तो क्या बन रहा है, नीचे से ऊपर तक एक स्ट्रो जैसा पुल बन जाता है और एक सकिंग प्रेशर क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन क्रिएट ए फोर्स इन द जाइलम वेसल्स। This force caused the water to be pulled up from the xylem in the root, the stem and the leaf. This pulling force is called transpiration pull. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ऊपर की तरफ पुल होते हैं। इस प्रोसेस में एक फोर्स काम करता है, और कोहिजन और एडहेसन फोर्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोहिजन फोर्स और एडहेसन फोर्स क्या होता है। अब कोहिजन फोर्स एडहेसन फोर्स का मतलब है, कोहिजन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल वाटर से अट्रैक्ट होते हैं यानी चिपके हुए होते हैं, और एडहेसन फोर्स का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल बगल वाली ट्यूब यानी अदर सब्सटेंस से चिपके होते हैं। तो इस फोर्स की वजह से ये पुल की कंटिन्यूटी टूटती नहीं है, ये लगातार ऊपर इवेपोरेट होता रहता है और एक पुल बना रहता है। ठीक है, और एक चीज़ बता दें आपको, प्लांट अपना 99% वाटर लॉस कर देते हैं, सिर्फ 1% वाटर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लॉस कर देते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, तो इसका भी बेनिफिट है। क्यों, इसका भी सिग्निफिकेंट है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अब देखो, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन की रेट को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। जैसे कि सनलाइट, अगर सनलाइट ज़्यादा है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सनलाइट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा वाटर वेपर फॉर्म में उड़ेगा, ठीक है, और उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक, अब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, उससे भी ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। अभी हमने बताया जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर फॉर्म में उड़ेगा। तीसरी बात, विंड, अगर विंड इंक्रीज हो, अगर सोचो यहाँ से वाटर वेपर फॉर्म में उड़ रहा है और तेज़ी से विंड आई और यहाँ के मॉलिक्यूल्स को लेके बाहर चले गए, तो यहाँ का एक स्पेस बन गया और फिर से यहाँ के वाटर के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में उड़ के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, विंड की प्रेजेंस में भी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है। अब ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होगा, यानी प्रोसेस जो है उसका रेट घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन, अगर यहाँ पर वेपर फॉर्म में यहाँ का वाटर उड़ रहा है तो पहले से ह्यूमिडिटी है, पहले से यहाँ पर वाटर के वेपर के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो अपनी जगह से हटेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी रुकने की, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट घट जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपिरेशन में। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपिरेशन की, तो अभी हमने बताया था कि 99% वाटर को ये लोग क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है कि प्लांट जो है कूलिंग इफेक्ट देते हैं। आप कहीं धूप में जा रहे हो तो कोई ट्री है उसके नीचे अगर खड़े हो जाते हो तो आपको बहुत ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि वहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, वाटर वेपर फॉर्म में उसके सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका चारों तरफ का एरिया कूल रहता है, प्लांट अपने आप को कूल रखता है, ठीक है। एक ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा, ये क्या करता है, वाटर के साथ साथ मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। वाटर तो वेपर फॉर्म में उड़ गया, बाकी वाटर के साथ जो रूट से, सॉइल से मिनरल्स आ रहे हैं वो अपने अपने जगह पर, अपने अपने टारगेट पोर्शन पर, पार्ट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी एक्सेस वाटर तो चले जाते हैं, बाकी जितने मिनरल्स हैं वो यूज़ में ले लिए जाते हैं प्लांट के, ओके। अब यूज़ ऑफ वाटर, वाटर का क्या यूज़ है प्लांट में, तो प्लांट में वाटर का यूज़ है कि ये लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी कि वाटर के साथ साथ मिनरल भी पूरे प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचता है, ठीक है। एक तो पहला ये है, ये यूज़ है ना। अगर वाटर नहीं जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो मिनरल भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, ये लोग वाटर से की हेल्प से ही अपना फूड बनाते हैं, यानी जितना भी ग्लूकोज फॉर्म करते हैं उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तीसरा, ये लोग कूल रहते हैं, प्लांट जितने हैं वो इतने सनलाइट के नीचे रहने के बाद भी वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, यानी बिल्कुल ठंडे बने रहते हैं, ठीक है। तो ये सब यूज़ है वाटर का। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। अब देखो, प्लांट में दो तरह के मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट यूज़ करते हैं, और कुछ मिनरल ऐसे होते हैं बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन लोगों का प्लांट में यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे प्लांट में, यानी उनमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाएगी। जैसे लीफ जो है ग्रीन कलर की होती है तो येलो हो जाएगी, उसमें रिंकल्स पड़ जाएंगे हैं, और जो ग्रेन है उसमें वो भी ख़राब होने लगेंगे, और स्पॉट पड़ जाएंगे लीफ में, है ना। प्लांट की जो ग्रोथ होगी बहुत पुअर होगी या रिड्यूस हो जाएगी, है ना। ट्रांसपिरेशन रेट घट जाएगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे प्लांट में अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन है, मैग्नीज़ है, जिंक है, ये लोग क्या करते हैं, प्लांट में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं,
प्रोटीन है कुछ स्पेसिफिक टाइप की, उनको बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से जितने एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, उनकी कमी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है प्लांट पे। जैसे कि प्लांट की लीफ येलो हो जाती है, उनमें वेन्स पड़ जाती हैं, येलो येलो कलर की धारियाँ पड़ जाती हैं, डिजीज़ हो जाती है, उसमें ग्रोथ उनकी रुक जाती है, बहुत सारी मेटाबॉलिक फंक्शन उसके रुक जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, हाइट नहीं बढ़ती है, फ्रूट प्रोडक्शन कम होता है। तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बस आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट यहाँ से। अगर कोई टॉपिक रह गया है आपका या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।